हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि सभी को पता है 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों को। ठीक है, पेपर आने वाले हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हमें अपनी सारी कार्यवाही को करना है। आगे समझ में 26 जनवरी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन रहता है। 26 जनवरी को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ये सभी को पता है। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। चलिए, क्लास को देरी ना करते हुए, जो हाई स्कूल वाले हैं उनका एक पेपर होता है, तो पेपर से पहले हमने इस क्लास को नाम दिया है पेपर से पहले पेपर। क्या नाम दिया है? पेपर से पहले पेपर। ठीक है, तो मैं ये 4 पेपर कराऊंगा और 4 पेपर में से ये तुम्हारा जो पेपर है ये कौन सा था? पहला है। इस पेपर को मैंने इजी से भी इजी करके रखा, जिस वजह से क्योंकि तुम्हारा इस वाले पेपर से बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, बाकी का जो सेकंड वाला पेपर रहेगा उसको थोड़ा सा और हार्ड कर दूंगा, थर्ड वाला पेपर रहेगा उसको और हार्ड कर दूंगा, चौथा वाला पेपर जो तुम्हारा टाइप होके आएगा वो और भी हार्ड होगा। ठीक है, तो मैं ये जो है हार्ड कॉपी के रूप में मैंने सभी को दे दिया। एक हार्ड कॉपी मेरे पास है क्वेश्चन की। ठीक है, और मैं इसको क्वेश्चन को कराऊंगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि भैया हमें भी चाहिए ये, तो उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो वो बता देगा कमेंट के माध्यम से। ठीक, तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो है अपने क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें जैसे कि पहले क्वेश्चन की इसमें ज्यादातर डिमांड ये बढ़ रही है कि भाई ये कह रहा है कि 7 और 21 है। जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं 7 व 21 का HCF बताओ। 7 व 21 का HCF बताओ। तो HCF को ज्ञात करने की 2 विधि हैं। एक तो है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। एक तो है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। अब हम अगर चाहे तो किसी भी दोनों विधियों से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। फटाफट बैठो, एकदम आवाज ना करते हुए इधर बैठो, तो फटाफट दरवाजा फेर दो, और आ रही है सुबह सुबह काफी। बस बस बैठ जाओ फटाफट। तो 2 विधियां हैं, एक है अभाज्य गुणनखंड और दूसरी कौन सी है? भाग विधि। उसे यूक्लिड विभाजन विधि भी कह देते हैं। आगे बात समझ में? अब इसमें तो क्वेश्चन है तो इसी हिसाब से लेके चलेंगे। अगर किसी भी बच्चे को यह है कि भैया मुझे HCF LCM पूरा उसी ट्रिक से बताओ जैसे तुमने अप्रैल के महीने में और मई के महीने में और जून वाले महीने में शुरू से समझाया था हमें 2025 में, तो इसका मैंने सीधे एक रामबाण डाल दिया। यानी कि जाओ YouTube पे मेरे व्यू चैनल में 32 मिनट की पूरी LCM HCF की वीडियो पढ़िए, उसमें जाके अच्छे से समझ लो। आगे हमने पूरा LCM HCF समझा दिया। ठीक है, अब इसने कहा 7 और 21 का HCF बताओ। तो इसने क्वेश्चन ने तुमसे ये उसने क्वेश्चन को तुमसे ये कहा कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बताओ या मुझे भाग विधि से बताओ। बताओ, क्वेश्चन की डिमांड है? नहीं। क्वेश्चन की डिमांड है या नहीं है? कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बताओ या मुझे भाग विधि से बताओ। है, इसने कुछ नहीं पूछा। अब हमारा जो दिल है हम वो कर देंगे। यदि मान लो जैसे तुम्हारे घर कार्ड आता, कार्ड में लिख के दे देते कि यार एक जने का बुलावा, तो कितने जने जाएंगे? एक ही जाएगा। और जब तुम्हारे पास कार्ड आ गया उसमें लिख दिया सह परिवार, अब तो तुम्हारे परिवार में जितने भी जने हैं तुम सब चले जाओगे ना। अब इसमें तो ऐसा कुछ सोई नहीं करा इसने कि ना तो एक जना हो ना पूरा जना हो। इसने तो कह दिया ज्ञात करो, यानी कि अब तुम्हारा मन है अब तुम किसी से भी कर लो। तो देखो मैं सबसे पहले तुम्हें भाग विधि इसमें भी दिखा देता हूँ। इसे यूक्लिड विभाजन विधि भी कह देते हैं। भाग विधि क्या कहते हैं इसे? भाग विधि। तो 7 और 21 छोटी वाली संख्या से ही तो बड़ी वाली संख्या को भाग लगती है। हम 7 से जो है 21 को भाग लगा देंगे, तो 7 दिया 21। जिस संख्या से भाग करने के बाद शेषफल शून्य बच जाता है, वही किस संख्या से शेषफल शून्य मिला है? 7 से। इसलिए 7 क्या हो गया इसका? HCF। देखो तुम्हारी मेहनत खराब नहीं जाएगी। सुबह के 7 बजे उठ के आके तुम यहाँ पढ़ रहे हो, आगे समझ में? तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये तुम्हारा सफल जाएगी। अगर ये मैंने शुरू में कहा था तुमसे, ये जो पेपर पहला बनाया है इजी से भी इजी करके बनाया मैंने। आगे बात समझ में? अब इसको अगर कोई बच्चे कहता है कि भैया भाग विधि तो मुझे समझ में आ गई, एक बार मुझे अभाज्य गुणनखंड और बता दो। चलो मैं अभाज्य गुणनखंड भी बता रही हूँ। 7 को अलग लिख दो, 21 को अलग लिख दो। अब इसको दोनों को डिवाइड कर दो। आगे बात समझ में? तो इसको कर देंगे तो 7 एकम
7, तो यानी 7 कितनी बार आया? एक बार। अब 21 को और काट दो, किससे जाएगा? 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, तो 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, तो HCF क्या निकल के आ जाएगा? दोनों तरफ C4 कॉमन कौन है? 7 है। खत्म। जिसको मैं फिर कह रहा हूं, जिसको पूरी डिटेल चाहिए HCF LCM की, पूरा चैप्टर 32 मिनट का बना के YouTube पर डाल दिया मैंने, उससे बाहर कुछ नहीं है। बोर्ड में तुम्हारे LCM HCF से रिलेटेड सवाल पूछता है तो सारा सॉल्यूशन डाल दिया उसके अंदर, जाओ चेक करो, पढ़ो, मजे लो। आगे बात समझ में? यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है? ठीक है, तो चलो, किसी की अगर कहीं समस्या रहती है तो उसे पूछते रहो। ठीक, अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है एक सम संख्या का उदाहरण दो। सम संख्या का उदाहरण कोई बच्चा बताएगा? सम संख्या का उदाहरण, सम संख्या का उदाहरण। 4 2 सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाएगी, जो 2 से डिवाइड हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि ये बताओ सम संख्या की पहचान कैसे करते हैं? सम संख्या की पहचान कैसे करते हैं कि कोई संख्या सम संख्या है? 2 4 6 और जो 2 से तुम बताओ। जो 2 से कटेगी, 2 से तो कटेगी, ये तो तुम्हें पता चल गया, मगर एक नजर में देखते ही कैसे बताएंगे कि ये 2 से कट जाएगी? तुम बताओ। 2 का पहाड़ा। कहाँ? क्या सही नहीं बता पा रहे? इकाई के अंक में 2 का पहाड़ा आना चाहिए। हाँ, इन्होंने सही बताया रिमसा ने। इकाई के अंक में 2 का पहाड़ा, यानी कि उसके इकाई का अंक होना चाहिए 0 2 4 6 या 8। इनमें से कुछ भी एक दिख जा तो मान के चलो वो संख्या क्या है? सम संख्या। आगे बात समझ में? सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 0। जीरो। आगे बात समझ में? 0। और सबसे बड़ी क्या है? पता नहीं। क्या पता अनंत कहां पे जाके अंत हो रही हो। ठीक है, अब मैं इसमें क्वेश्चन में नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं, ये बताओ विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? जो अपने आप के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती। गलत जवाब है, तुम बताओ। ध्रुव, है यही है जो मतलब अपने आप से कटती हो। गलत जवाब, तुम बताओ। हेलो, विषम संख्या। पेपर आने वाले हैं, सुबह के 7 बजे उठ के आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तुम बताओ। अर्चना, विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती, जो 2 से विभाजित नहीं नहीं होती। यानी कि ये कह सकते हैं कि जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 ना आता हो, तो क्या आता हो? 1, क्या आता हो? 3, क्या आता हो? 5, क्या आता हो? 7, क्या आता हो? 9। ये अगर दिख गए, ये मान के चलो, तुम इन्हें याद मत करो, ये याद कर लो, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ना आता हो, वो सबकी सब क्या हो जाएंगी? विषम। सबकी सब विषम संख्या क्या हो जाएंगी? सब विषम संख्या हो जाएंगी सारी की सारी। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सबके मन में रटे हुए होने चाहिए, दिमाग में बसे हुए होने चाहिए। विभाज्यता के नियम सभी को पता होने चाहिए, बोर्ड मास का नियम सभी को पता होना चाहिए। अब मैं अगली जो तुम्हें क्लास पढ़ाऊंगा, हो सकता है कि कल ही मैं तुम्हें विभाज्यता के नियम क्लियर करवा दूं, क्योंकि विभाज्यता के नियम जिससे नहीं आते उससे एलसीएम एचसीएफ तो निकल ही नहीं सकता, ना उससे डिवाइड होगी, ना उसे ये पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किससे कट रहा है। बात समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ गई? चलो, अब सम और विषम में गड़बड़ तो ना कर दोगे? चलो एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ पहले तुम्हारे सामने। ये बताना कि ये सम संख्या लिखी हुई है, विषम। मैंने तुम्हारे सामने लिखा 32। 32 एक कैसी संख्या है? सम। कैसे पता चला? इकाई के अंक में 2 है। अभी मैंने बस लास्ट में ये लिख दिया, लो 7, विषम बन गई। तो किससे पता लगाना है? सिर्फ एक इकाई के अंक से, यानी कि लास्ट के अंक से पता लगाना है। बात समझ में आ गई? चलो, अच्छा है, बढ़िया है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण 50 डिग्री और 60 डिग्री हो तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। बताओ, कौन बच्चा बताएगा? कोई त्रिभुज है, पहली बात तो ये समझो, बस बच्चे कह रहे हो कि भैया त्रिभुज क्या होता है, मैं इसे भी बता दूं। भले एंड चल रही है, शुरू की क्लास नहीं है। त्रि का मतलब क्या होता है? 3 भुजा वाला। भुज का मतलब भुजा। हाँ, इन्होंने सही बताया, जिसकी 3 भुजा होती हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री।
अब यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती है, सबको रटा हुआ होगा कि 180 डिग्री होता। हाँ। अब मुझे ये बताओ कि 180 डिग्री जो होता है वो त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का योग होता है, बाहर वाले कोणों का? अंदर वाले। अब बाहर वालों का होता ही ना है, होता ही ना बाहर। अब तुम्हें नहीं पता तो इसका मतलब 360 360। बहुत बढ़िया जवाब। आगे बात समझ में? एक बात बताओ, मान लो मैंने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज बनाया मैंने, ठीक है? क्या बनाया मैंने? त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज में जब सारे कोणों का योग मिला के 180 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री पे झुका हुआ होगा? 60 पे। कितने का होगा? 60 पे होगा। अब कोई कोण इन्होंने ज्यादा का कर दिया, कोई कोण कम का कर दिया। हम जो मानक आदर्श रूप से मानते हैं कि त्रिभुज में 60 डिग्री के कोणों पे झुकाव कर दिया होगा, मगर जो आदर्श रूप से है, अब इन्होंने तो एक बात कह दी कि एक कोण है 50 डिग्री और एक है 60 डिग्री। तो अगर हम अपने मन की मानसिकता को ठीक करने के लिए देखें कि 60 और 50 कितने होगा? 110। तो 180 में कितना और चाहिए हमें? 70 ही तो चाहिए। तो यहाँ 70 डिग्री का कोण है, यानी कि ये वाला। मगर एग्जामिनर तो ऐसे कुछ नहीं होगा ना बोर्ड में, तो हम क्या करेंगे? यहाँ एक लाइन लिख देंगे, त्रिभुज, यानी कि एक कोण लिख दोगे, पहला कोण x बराबर 60 डिग्री, दूसरा कोण बराबर 50 डिग्री। त्रिभुज, एक लाइन लिख दोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोण वो हैं क्या? z तुम्हें ज्ञात करना, इसे x मान लो, इसे y मान लो, इसे z मान लो। x प्लस y प्लस z बराबर 180। x और y का मान कितना आया? 60 प्लस 50 और z का मान निकालना। 60 प्लस 50 कितने हो गए? 110। 110 उधर चला जाएगा माइनस में, तो 180 में से 110 गए, कितने बचे? 70। तो एग्जामिनर को ऐसे करके दिखा दोगे कि भाई हल्ले, तू भी खुश हो जा। आगे बात समझ में? तो 50, 60 और 70 इधर आ गया, तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 180। बात समझ में आई सबको? समझ में आ गई? अब अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चन ये खत्म हो गए, वेरी शॉर्ट वाले। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ में अंतर बताओ। देखो मैंने इसी वजह से एलसीएम और एचसीएफ को क्यों पढ़ाया, उस पर पूरी वीडियो बना के डाली 32 मिनट की, इसलिए डाल दी मैंने कि एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है, तो तुम मार ना खा जाओ किसी वजह से। डाल दी, देख लो। एलसीएम और एचसीएफ में अंतर लिखिए, तो बस लिख दोगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका एक एग्जांपल पूछ रहा है वो भी लिख दोगे। तो अगर किसी को समझ में जैसे नहीं आ रही है, ठीक है, अब वो टाइम नहीं बचा कि मैं एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, तो मेरे YouTube पे वीडियो पड़ी है पुरानी, जाओ उन्हें आप बढ़िया करके देख लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की 2 विशेषताएं बताओ। तो ये तुम्हें 2 विशेषताएं लिखनी होंगी कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक भुजा इसमें सबसे बड़ी होती है, आप ठीक है, और कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। क्या होती है? लंब। ध्रुव तुम्हारे बेसिक बहुत कमजोर है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास क्या होगा? कोई वृत्त है, वृत्त, ठीक है, ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या होती है आधी, जहां से तुम प्रकार की नोक रख के और उसे घुमा देते हो। आगे बात समझ में? तो इसका व्यास पूछ रहे हैं, तो बस ये जो आधी काटी है ना, इसे पूरा कर दो, यानी कि 14 सेंटीमीटर, यानी कि 7 ये है और 7 ये है, दोनों मिला के कितना होगा? 14 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी। पहले क्वेश्चन तो सुनो, तुमने रटाया है, त्रिज्या व्यास की होती है आधी और व्यास त्रिज्या का होता है दुगना। ये समझो, तुमने बस एक कॉन्सेप्ट समझ रखा, दुगना, किसी को भी कर दो ना, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है अनुपात वाला क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात वाले आ जाते हैं। ये 3:5 बराबर है x अनुपात 20। कह रहे हैं x का मान बताओ क्या होगा। कह रहे हैं x का मान बता दो क्या होगा। एक बात बताओ मुझे, अनुपात का मतलब होता है बटे का चिन्ह। क्या होता? बटे का चिन्ह। इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3/5 बराबर x बटे 20। 3/5 बटे में क्या आ जाएगा? x बटे 20। एक बात बता दो, x का जिसका मान क्लियर करना होता है उसे क्या छोड़ देते हैं? अकेला। क्या छोड़ देते हैं उसे? अकेला। तो किसका मान निकालना है? x का। उसे ही अकेला छोड़ दो। तो ये 20 तो इससे बराबर रख लिया ना, तो 20 नीचे वाली संख्या हमेशा किस में होती है? भाग में। तो इधर किस में जाएगी? अपोजिट साइड, गुणा में। तो 3/5 और गुणा में आ गया 20 और यहाँ रह गया x।
और 5 चौके 20 और 3 चौके 12, 12। यानी कि x का मान कितना निकल रहा है? 12। कितना आ गया? 12। दूसरी ट्रिक मैंने तुम्हें समझा रखी थी, उससे तुम कर लो। समझ में आ गया? भाई sir. अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लो, और जो वीडियो में देख रहे हैं तो पीछे करो थोड़ी सी और फिर वहीं से चालू हो जाओ। आ जाओ अगला, अगला समझो। अगला कह रहे हैं 64 और 126 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 84 है, इसमें 84 है। इसमें मिसप्रिंट हो रही, थोड़ा सा हल्का हो गया। 84 यानी कि 84 और 126 का HCF भी बताना है और LCM भी बताना है। एक बात मेरी याद रखना, इस क्वेश्चन के अंदर क्या उसने कोई डिमांड करी कि इस विधि से निकालो या उस विधि से निकालो? नहीं करी ना, तो तुम्हारा बहुत बढ़िया फायदा हो गया। अब तुम यूक्लिड विभाजन यानी कि भाग विधि से मत जाना, डबल डबल वर्ग करने बैठ जाओगे और मेहनत हो जाएगी फालतू की। तुम सीधे अभाज्य गुणनखंड विधि से जाना। अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों को काट के और तुम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लो। बात क्लियर हो गई? और एक लॉजिक और बताया था, एचसीएफ वो संख्या निकल कर आती है जो उन संख्याओं को काट देगी जिनका एचसीएफ होगा, और एलसीएम क्या होता है? वो संख्या निकल कर आती है जो उन संख्याओं से कट जाएगी। एक काटती है, दूसरी कटती है। ठीक है, निकाल के दिखाओ फटाफट सब बच्चे। अब निकाल के दिखाओ एलसीएम एचसीएफ के। बहुत सवाल हो गए, यूट्यूब पे भी हमने बहुत समझा दिया, ऑफलाइन में बहुत समझा दिया, ऑनलाइन में बहुत सारा समझा दिया एलसीएम एचसीएफ को। फटाफट करके दिखाओ। इसलिए तो मैंने इस बैच में सिलेक्टेड बच्चे रखे थे। सुबह वाली में मुझे पता था शाम में अगर रख दूंगा तो इसमें भीड़ हो जाएगी। सुबह में तो बच्चे वही आगा जिसको कुछ करना होगा। कल मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए थे कुछ चैप्टर पे, याद कर लिए सबने? याद कर लिए थे? बढ़िया। जिनसे नहीं हो रहा वो इधर देखते रहो, जिनसे हो रहा वो अपनी कॉपी में जल्दी से पेन कॉपी चलाते रहो। ये संख्या सबसे पहले 2 से कट जाएगी, तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अभी 2 से नहीं कटेगा, विषम संख्या 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। जिन बच्चों से ये नहीं कट रहे हैं इसका मतलब यह है उसके विभाज्यता के नियम कमजोर हैं। तो टेंशन मत लो, मैं कल ही विभाज्यता के नियम पूरे बढ़िया करके ऐसा माइंड में बिठा दूंगा, तुम कहोगे कि इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 3 कितनी बार आया है? 1 बार। 7 कितनी बार आया है? 1 बार। अब 126 को काटेंगे। किसको काटेंगे? 126 को। तो 2 से काटो क्योंकि सम संख्या है। 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6। अब भी सम संख्या बन गई, यानी अब देखो 3 से कटेगी। बच्चों के माइंड में आ रही होगा, जिनके विभाज्यता के नियम स्ट्रांग होंगे वो तो कह देंगे कि यार समझ में आ रही है। जिसे समझ में नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है कि तुम्हारे विभाज्यता के नियम कमजोर हैं। डिविजिबिलिटी रूल मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। 3 से 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब ये कट जाएगा आपके 3 से 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, 2 कितनी बार आया है? 1 बार। 3 कितनी बार आया है? 2 बार। 7 कितनी बार आया है? 1 बार। अब यहां निकालेंगे हम HCF। पहले C फॉर कॉमन, सारे तरफ कॉमन बताओ कौन है मुझे? सभी हैं, 2 भी है, 3 भी है, 7 भी है। F फॉर फैक्टर सारे ले लिए। H कहता आइए उल्टा कर दो, यानी कि कम वाला। शांत हो जाओ, सोल्व कर रहे तुम्हारा आगे। तो HCF अब जो है 2 की पावर कितनी है? 1 कम वाली लेंगे। यहाँ 2 थी, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 2 है तो कम वाली लेंगे 1। 7 की पावर 1 तो 1 वाली ले लो। तो 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। जिनका HCF 42 आया उनका जवाब सही है। अब आ जाओ LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM। LCM में भी अब सबको ले लो, जो कॉमन लिए पहले तो वो ले लोगे। अब जो बचा हुआ है उसको भी ले लेंगे। बचा हुआ कुछ नहीं था जो कॉमन के अंदर ना आया हो। अब जो तुमने छोटी पावर ली ना तो एलसीएम में लेते हैं बड़ी पावर। एलसीएम में कैसी पावर लेते हैं? बड़ी पावर। तो 2 की पावर यहाँ 2 लोगे, 3 की पावर यहाँ 2 बड़ी वाली है, 7 की पावर तो 1 ही है। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 7 की जगह 7। 9 सत्ते 63 और गुणा में क्या रह गया? 4। 4 तिया 12, हासिल लगा 1। 4 छिक 24 और 1 25, यानी कि एचसीएफ क्या निकल के आ गया? 252। 42 वो संख्या होगी जो इन संख्याओं को 84 और 126 दोनों को काट रही होगी। क्या है तो चेक कर लो। 252 वो संख्या होगी जो 84 और 126 दोनों से कट जाएगी, चाहे तो चेक कर लो। आगे समझ में? ये है एलसीएम और एचसीएम। अब आ जाओ
एक मिनट फिर से रुकिए। चलो अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 48 है। तो संख्याएं पूछ लिया है तुमसे, देखो आगे ना विषम संख्या का। बच्चे कहते कि यार विषम संख्या तो लिखने के लिए मांगे ना भैया, बताना क्यों बताते रहते भैया, इसलिए बताते हैं कि क्या पता कौन सा क्वेश्चन किस लैंग्वेज से बन जा। कह रहे हैं दो क्रमागत है विषम संख्या और उनका योग 48 है। क्रमागत का मतलब होता है ठीक अगली, जैसे मैं सबसे छोटी विषम संख्या बताओ क्या होती है? सबसे छोटी विषम संख्या एक क्या होती है भाई? एक होती है। जैसे मैं एक कह दी तो एक से अगली क्रमागत जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी? तीन होगी ना, यानी कि 2 से नहीं कट रही। फिर क्या होगी? 5, फिर क्या होगी? 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15 भी होगी। 15 भी विषम संख्या 2 से नहीं कट रही। फिर 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23, फिर 25, फिर 27, फिर 29, फिर 31, फिर 33, फिर 35, फिर 37, फिर 39, फिर 41, फिर 43, फिर 45, फिर 47, फिर 49, फिर 51, फिर 53, ऐसे करके तो अनंत तक चले जाओगे। यानी कि हर दो संख्या में से एक संख्या जो होगी वो क्या होगी? विषम। हर दो संख्या पकड़ो उसमें से एक विषम होगी, और ठीक कौन सी होगी? पहली वाली। जैसे तुमने पहली और दूसरी पकड़ी, उससे ठीक पहली वाली क्या होगी? क्या होगी? विषम। 3 और 4 पकड़ा, पहली वाली क्या है? विषम। 4 और 5 पकड़ा, उसमें पहली क्या है? विषम। 4 पहली हो गई। अब आगे समझ, तुमने 3 और 4 दोनों को पकड़ लिया था, यानी कि आप किसे पकड़ोगे? 5 और 6 को। तो पहली वाली क्या हो गई? विषम। 6 तक पकड़ ली। 7 और 8 पकड़ो, पहली वाली क्या हो गई? विषम। आगे समझ में? तो हर दो संख्या में से पहली संख्या क्या होगी? विषम। एक संख्या तो विषम होनी ही होनी है। आगे समझ में? अब ये इन्होंने कहा कि दो क्रमागत कोई विषम संख्या है और उनका योग 48 है। अब पता नहीं वो विषम संख्या क्या होगी, इनको जोड़ के दोनों को ही क्या आ रहा होगा? 48 आ रहा होगा। अब उस संख्या भी बतानी है हमें। पता है हमें, पता वो संख्या क्या थी क्रमागत? जब हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं गणित की दुनिया में? मान लेते हैं। तो मान लेंगे माना हमारे इंक हो गई कम, थोड़ी सी इंक डालते हैं। मेहनत बताओ कैसी चल रही है घर पे तुम्हारी? बढ़िया। नंबर अभी वो थोड़ी आए हैं तुम्हारे एंट्री कार्ड? नो भैया अभी नहीं आ गए। मिल गए? अभी मिले ना, रोल नंबर बता दिए ना हमारे नहीं आए। हमें तो बताए भी ना, मतलब इनके मार्च में होंगे, इनके आगे ना इनके भी होंगे। ठीक है, इधर देखो, लिखोगे माना पहली जो मतलब पहली जो क्या पूछी है? पाना पहली विषम संख्या। विषम क्रमागत नहीं लिखे। क्रमागत तो हमें समझाने के लिए थी कि अगर ले रहे हो तो ठीक उससे अगली वाली विषम होनी चाहिए, ठीक उससे अगली वाली। तो माना पहली विषम संख्या क्या मान लोगे? x। पता है तुम्हें? नो भैया। फिर उसके बाद जो माना दूसरी विषम संख्या क्या होगी? x में कुछ जोड़ोगे। सुनो, पहली विषम संख्या 1 थी। बड़े एग्जांपल उठाने से अच्छा छोटा उठा लो। 1 से अगली क्या थी? 3। यानी कि इससे ये पता चल गया कि एक विषम संख्या से अगली क्रमागत विषम संख्या लाने से मैं क्या जोड़ना पड़ लिया? क्या जोड़ना पड़ लिया? 2। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पहली विषम संख्या होगी उसमें अगली विषम संख्या लाने में क्या जोड़ना पड़ेगा? 2। ये बात यहाँ से पता चली। ना कुछ समझ में आवे तो छोटे एग्जांपल उठा के समझ लेगा, इसलिए समझाता हूं मैं तुम्हें यहीं पे बोर्ड पे। तो इसमें 2 जोड़ दो, बस जोड़ दिया तो अगली विषम संख्या जो होगी वो ये मत सोचना कि 2 तो सम है तो कैसे हो जाएगा, अभी इसे भी डिफाइन कर दूंगा। अब आ जाओ क्वेश्चन के अनुसार। ये कह रहे हैं कि 2 विषम संख्या है, x है और x + 2 है, ठीक है, और इन दोनों का जोड़ कितना बैठ रहा है? 48। लिख दिया इसे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। x के एक अंदर करेंगे, प्लस के अंदर करेंगे और ये गया 48। 2 इधर प्लस में है तो उधर किस में जाएगा? माइनस में। तो 48 में से 2 गए 46। यहाँ x और x कितना है? 2x है तो लिख देंगे 2x। इधर 2 किस में है? प्लस में। गुणा 2x से पूछ रहे हैं, 2 पूछ रहे हैं किस में? गुणा में। तो उधर किस में जाएगा?
भाग में 2 दूनी 4, 2 तिया 6। x का मान कितना निकल कर आ गया? 23। x का मान कितना निकल कर आ गया? 23। यानी कि पहली जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी? 23। और दूसरी 23 में 2 जोड़ दो कितनी हो जाएगी? 25। 23 और 25 का जोड़ करके देखो कितना आ रहा? 48। हाँ भैया। और दोनों ही क्रमागत भी हैं। 23 से अगली विषम संख्या क्या होती है? 25। बात समझ में आ गई? ये थे क्वेश्चन की। बढ़िया, धाकड़। यहाँ तक बात क्लियर हुई? लो। चले फिर आगे बढ़ा, उतार लिया? अब अगला कह रहे हैं कि किसी घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है। भुजा यानी कि ए का मान पता चल गया, घन का कितना है? 7। पूछ रहे आयतन बताओ, तो घन का आयतन कितना होता है? ए की क्यूब। तो ए की क्यूब रख दे यानी कि 7 की क्यूब। तो कितना हो जाएगा? 7 की क्यूब का मतलब कितना होता है? 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब का मतलब ये नहीं होता कि 7 की गुणा 3 में कर दो। 7 कितनी बार गुणा में है? 3 बार। गुणा करके देख लो, 343 ही आ रहा होगा। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तुम्हें करना क्या होता है फॉर्मूला? 6a²। उसमें रखो एक मान, खत्म हो जाओ, ज्यादा टेंशन नहीं। हाँ। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वृत्त की परिधि दे रखी है तुम्हें 44 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या निकालनी है। इधर देखो जरा, ऐसे लिखोगे, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है तुम्हें? 44 सेंटीमीटर। और उसकी निकालनी क्या है तुम्हें? त्रिज्या, यानी कि r निकालनी है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r बराबर 44 सेंटीमीटर दे रखा। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह r, 44 की जगह 44। अब जो कट तो नहीं लिया, उधर फेंक दो। जिसका मान निकालना होता है उसे क्या छोड़ देते हैं? r अकेला रह गया, 44 अपनी जगह पे। जो ऊपर है वो नीचे है और जो नीचे है वो ऊपर। 22 दूनी 44 और 2 से 2 खत्म। r का मान 7 सेंटीमीटर r का मान। 22 दूनी 44 और 2 से 2 खत्म और 7 का 7। वृत्त की परिधि निकल गई, सबकी समझ में आ गई? आइए बताओ मुझे, वृत्त की परिधि कब निकाली जाती है? ये बता दो। वृत्त की परिधि क्वेश्चन की लैंग्वेज में जब तुमसे पूछेगा तो कब निकाली जाती है? एक बात सुनो, ये भी क्वेश्चन रखा है मैंने, मगर वो आयत में है तो उसमें समझ में नहीं आएगा। जब भी जैसे तुमसे कह देगा कि एक आयताकार वो एक वृत्ताकार मैदान है, उसके चारों तरफ हमें बाड़ लगानी है, उसके चारों तरफ तार खींचना है, उसके चारों तरफ बंदिश करनी है, तो उसमें बताओ क्या करेंगे? तो इतनी उसकी ये तुम्हें मतलब ही दे देगा, भुजा या त्रिज्या करके ऐसे कुछ दे देगा, त्रिज्या देगा उसमें। तो याद रखना, जब भी चारों तरफ की बात चलेगी ना तो क्या लगाएंगे उसमें? वृत्त की परिधि लगाएंगे। आगे समझ में? डायरेक्ट नहीं कहेगा बोर्ड में किसी सवाल में, क्वेश्चन आ गया चारों तरफ की जब भी बात करेगा तो क्या लगेगी उसमें? परिधि लगेगी। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? अगला और लास्ट क्वेश्चन आयत वाला कह रहे हैं, किसी आयताकार खेत का नक्शा बनाया। कोई छात्र है, उसने एक नक्शा बनाया खेत का, और नक्शा जब बनाया तो उसकी लंबाई, उसने जो उस खेत की लंबाई रखी, उसने लंबाई क्या होती है बच्चों? लंबाई कितनी रखी उसने? कितनी है? 20 मीटर। लंबाई है 20 मीटर, तो लंबाई उसने रखी 20 मीटर। और चौड़ाई कितनी दे रखी है उसने? 14 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 14 मीटर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज के पेपर का। तो 14 मीटर दे रखी है। अब इसने पूछा क्या है? पहला पूछा है खेत का क्षेत्रफल बताओ। तो खेत किसके आकार का है? आयत के। तो क्षेत्रफल भी किसका लगेगा? आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 20। चौड़ाई कितनी है? 14। तो 0 लास्ट में ऐसे लिख दो, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर, मीटर दे रखा, मीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या लगाओगे? स्क्वायर। अब आ जाओ, बी क्या पूछा? बी क्या पूछा उसने? चारों ओर तार लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो चारों ओर लगाने की बात कर रही है, और प्रति मीटर की लागत 5 रुपए है। प्रति लागत की कितनी है? 5 मीटर। यानी कि 1 मीटर जो तार हो ना, 1 मीटर तार वो 5 रुपए में मिल गया तुम्हें। तो 280 मीटर लगाना ना हमें, तो पूरे चारों तरफ कितना है? 280 मीटर उस आयत की। तो 280 मीटर लगाने के लिए 5 गुणा 280 कर दो,
और 0 का 0, 5 अट्ठे 40, हासिल लगे 4, 5 2 10 और 4, 1400 रुपए का तार आ जाएगा इतनी लागत का। मैं 1400 रुपए का। आगे समझ में? तो 1400 रुपए का। ठीक, अब जितने सवाल कराए हैं इन अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी एक पेपर करा दिया, 4 में से 3 और बाकी बचे हैं। ठीक है, 26 जनवरी का दिन है। हमारे देश में आज के दिन क्या लागू हुआ था? संविधान। कौन सी तारीख थी? 1950 को। बन के कब तैयार हो गया था? 1900। और तारीख क्या थी? 26 जनवरी। 26 नवंबर थी। दूसरा क्वेश्चन, संविधान का दिन है आज, उससे पूछ रहा हूँ। ये बताओ, जो भारतीय संविधान है इसके पिता जनक फादर कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा, बच्चे सभी सोचते हैं कि यार संविधान को अपने हाथ से इन्होंने लिखा। तो किसने लिखा संविधान को अपने हाथों से? जो अपने हाथों से हस्तलिखित किसने करा है? ये कमेंट में बताओ, अगर तुम भी बताओ कौन है? प्रेम बिहारी नारायण जादव। ठीक है, और बाकी जो तुम्हारी कुछ भी दिक्कत है तो उसे करो। ठीक है, अब ये इसको बढ़िया से करना है एकदम। ठीक है, नहीं समझ में आता है फिर बताऊंगा इसे। ठीक, बेस्ट ऑफ